प्रिय छात्रों, आप लोगों को क्लास 11th का दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। बहुत कम छात्र पढ़ रहे हैं। आप लोगों से विशेष निवेदन है कि एक दूसरे के संपर्क में आप लोग रहते ही हैं। इस दायरे को आप लोग बढ़ाएं और पढ़ाई के प्रति आपका रुझान बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा था, मात्रक, मापन एवं मात्रक, यानी कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स, और उसमें आप लोगों को लंबाई के छोटे मात्रक आपको समझा दिए गए थे, बड़े मात्रक भी समझा दिए गए थे। द्रव्यमान यानी मास के भी आपको छोटे मात्रक समझा दिए गए थे। अब द्रव्यमान के जो बड़े मात्रक हैं उन्हें यहां पर बताया जा रहा है। आप लोग अच्छी तरह से पहले समझें, देखें और उसको कॉपी में रिवीजन करें उसका और लर्न करें। ठीक है। मास के यानी कि द्रव्यमान के बड़े मात्रक अर्थात लार्ज यूनिट्स ऑफ मास। ठीक है। तो इसमें से स्लग आ जाता है। जो स्लग है वो द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है, और इसमें जो एक स्लग है, और एक स्लग बराबर होता है 14.57 किलोग्राम की। इसी प्रकार से ये तो सभी छात्र जानते ही होंगे, एक क्विंटल है ना। तो एक क्विंटल जैसे सब जानते हैं कि जो गेहूं भरा जाता है बोरों में, तो गेहूं का जो बोरा होता है, बड़ा वाला जो बोरा है, उसको एक क्विंटल का ही होता है। तो आ गया होगा समझ में कि एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम के होता है। ये बड़े मात्रक हैं। ठीक है। इस चैप्टर में इनका उपयोग होगा। इसी प्रकार से और बड़े मात्रकों में एक मीट्रिक टन अथवा एक टन, एक मीट्रिक टन है ना। एक मीट्रिक टन बराबर ये 10 क्विंटल के होता है। किसके होता है? 10 क्विंटल के। ठीक है। क्योंकि एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो 10 into 100 है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 1000। यानी एक मीट्रिक टन ए बराबर होता है 1000 किलोग्राम। वैसे भी जनरली भी याद रहना चाहिए आपको। ठीक है। और इसके बाद एक चंद्रशेखर सीमा, ये भी द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है। चंद्रशेखर सीमा अर्थात 1 CSL
चंद्रशेखर लिमिट, CSL, है ना। ए बराबर सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान, और जो लगभग जो सूर्य का द्रव्यमान है वो लगभग 2.0 इंटू 10⁻30 किलोग्राम लिया गया है। तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो एक CSL जो होता है चंद्रशेखर सीमा, ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर लिया गया है, अर्थात 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बड़े द्रव्यमान के बड़े मात्रक हुए। इसी प्रकार से आपको समय के जो छोटे और बड़े मात्रक हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फर्स्ट ये, दूसरा देखिए सेकंड, समय अर्थात टाइम, समय के छोटे मात्रक, है ना, अर्थात स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया गया पहले भी, आपको इसमें मिली है, नैनो है, पिको है, माइक्रो है, ये सब बता दिया गया है। बस उसमें ही अगर मिलीमीटर लग जाएगा तो लंबाई का छोटा मात्रक हो जाएगा, है ना, और अगर मिली सेकेंड लग गया तो समय का छोटा मात्रक हो गया ये। तो आप ऐसे लिखेंगे कि 1 मिली सेकेंड। अब ये सेकेंड लग गया ना तो ये समय का मात्रक हो गया, है ना, मिली सेकेंड छोटा मात्रक हो गया। और मिली में आपको बताया गया है कि 10⁻³ होता है, और इसको आप अवश्य बदलेंगे, और अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत माना जाएगा, उत्तर गलत आ जाएगा। यानी 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकेंड ही लिखेंगे आप। 10 अगर कहीं मिली सेकेंड लिखा है तो 10⁻³ सेकेंड लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड ए बराबर 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है ना। इसी प्रकार से 1 नैनो सेकेंड, जहां पर नैनो सेकेंड लिखा है वहां 10⁻⁻9 आप लिखेंगे, 10⁻⁻9 सेकेंड। और 1 पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड, ये बराबर 10⁻⁻12 सेकेंड, है ना। तो जनरली ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे हैं, कितना भी समझाया जाए, कितना भी बताया जाए, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और सवालों में बदलते भी नहीं हैं। उनका ध्यान ही नहीं जाता है कि माइक्रो लिखा है, कि मिली लिखा है, कि नैनो लिखा है, कि पिको लिखा है, सीधा लिख देते हैं, जिससे आपका जो पावर्स होती हैं, जो घातें होती हैं, उनमें उत्तर गलत आ जाता है और आपको नंबर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसको आप लोग गहनता से समझें और याद करें, और हर सवाल में
अगर मिली, माइक्रो इस तरह से पूछा गया है तो उसको आप पहले बदलें और सॉल्व करें। ठीक है, तो ये समय के स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम, मिली सेकेंड, माइक्रो, नैनो, पिको में ये छोटे मात्रक हैं। जनरली इन्हीं का उपयोग होगा आपके में। ठीक इसी प्रकार से इसके बड़े मात्रक और बताए देते हैं, क्योंकि इनकी भी आपको बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। समय के बड़े मात्रक, लार्ज यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि मिनट आ गया, घंटा आ गया, आवर्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स। जनरली यही पूछे जाएंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको ईयर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको सभी को सेकंड में बदलना है। तो अगर याद रख लें तो कैलकुलेशन और समय दोनों की ही बचत होती है। ठीक है, और सेकंड में ही बदलेंगे आप। जैसे एक मिनट, आप सब जानते हैं कि एक मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे। एक मिनट बराबर कितने होता है? 60 सेकंड के होता है। एक मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, ऐसे ही आवर्स अथवा एक घंटा है ना, ए बराबर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, यानी कि 3600 सेकेंड हो जाएगा, 3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 सेकेंड के हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से एक दिन, एक दिन है ना, एक दिन, इसी में 24 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 86,400 सेकेंड। दिमाग में रखेंगे, 86,400 सेकेंड हमें प्राप्त होते हैं। और इसी श्रृंखला में इतना और याद रखेंगे कि एक वर्ष अथवा एक ईयर, ए बराबर 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड होते हैं। ठीक, तो ये बड़े मात्रक हैं, जनरली इन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो जहां पर मिनट, घंटा, दिन या वर्ष लिखा हो, वहां पर चेंज करके आप सेकंड में इतना लिखेंगे, तभी आपका न्यूमेरिकल सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको पिछले वीडियोस में और आज ये जानकारी दी कि लंबाई, द्रव्यमान एवं समय, इन सब के लेंथ, मास, टाइम, इन सब के छोटे स्मॉल यूनिट्स और लार्ज यूनिट्स जो होते हैं, उनको कैसे आप बदलेंगे। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। अब इसी प्रकार से कुछ मेजरमेंट भी आपके सिलेबस में हैं, जिसमें लंबाई का फर्स्ट है लंबाई का मापन। कुछ हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप बड़ी दूरी का मापन करेंगे, लंबाई का मापन। कई मेथड हैं इसके। ठीक है, सिंपल सा देख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ।
फर्स्ट है इसमें कोई ऐसा नहीं कि क्रम हो, कोई प्रतिध्वनि विधि, यानी कि इको मेथड, प्रतिध्वनि विधि, यानी कि जब हम कोई ध्वनि करते हैं और ये ध्वनि किसी दीवार आदि से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर पुनः हमारे पास आती है, तो और जब ये ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है तो इसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि द्वारा लंबाई का मापन बड़ी सरलता पूर्वक कर लिया जाता है। ठीक है, एक देखिए छोटा सा चित्र के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। जैसे कि ये कोई दीवार है, यहां पर ये कोई दीवार है, ठीक है, और एक कुछ दूरी पर यहां पर हमने गन रखी हुई है, ठीक है, ऐसे। और जब इस गन का हम ट्रिगर, है ना, गन का ट्रिगर जो है इस प्रकार से जब दबाते हैं गन का ट्रिगर ऐसे, तो यहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब इससे गोली निकलती है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है ना। यहां से मान लें कि इस प्रेक्षक से दीवार तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, x है, और वायु में ध्वनि की चाल जिसे 332 मीटर प्रति सेकंड माना गया है, मान लिया स्मॉल v है, और ध्वनि जब इस बंदूक से उत्पन्न होती है और इस दीवार से परावर्तित होकर पुनः ध्वनि इसी बंदूक तक आती है, यदि इस बीच लगा समय स्मॉल t है, तो प्रेक्षक से अथवा बंदूक से दीवार तक की दूरी कितनी है, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। और सिंपल सा फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय से, है ना। यानी कि चाल यानी स्पीड, चाल बराबर दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी समय से। ठीक है, तो चाल वायु में ध्वनि की चाल जैसा कि बताया स्मॉल v, डिस्टेंस यहां से ये चूंकि x है, लेकिन ये प्रतिध्वनि विधि है तो यहां से x, और ध्वनि जब ये लौटती है यहां पर रिफ्लेक्ट होती है तो x और x यानी कि जो दूरी तय करनी होती है ध्वनि को वो 2x हो जाती है। बस यहीं पर आपको इसमें ध्यान देना है कि x के स्थान पर चूंकि प्रतिध्वनि मेथड है ये, तो आपको 2x लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 2x लेंगे आप। मान लिया ध्वनि यहां से रिफ्लेक्ट होकर पुनः आती है, तो इस बीच लगा समय स्मॉल t है, ठीक है, तो v बराबर 2x अपॉन t हो जाएगा। और चूंकि हमें x निकालना है इसलिए, ठीक है, प्रेक्षण से दीवार तक की जो दूरी हो गई, प्रेक्षण यानी बंदूक से, प्रेक्षण से दीवार तक की दूरी x बराबर हो जाएगा v इंटू टी, एक्स बराबर v इंटू टी अपॉन 2, ठीक है ना। जहां
वी वायु में ध्वनि की चाल है। तो इस तरह से आसानी से हम x निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा सरल सा मेथड है इको मेथड, प्रतिध्वनि विधि। इसको आप समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट मेथड अगले आप इसके वीडियो में देख पाएंगे।